एक क्वेश्चन लिखो, प्रिडिक्ट द चार्ज ऑन colloidal formed by FeCl3 when treated with फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हॉट वाटर, अगर मैं हॉट वाटर के साथ कराऊंगा तब क्या होगा, एंड द सेकंड ऑप्शन इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा तब क्या होगा। ठीक है, देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मुझे पता है अगर मैं FeCl3 का रिएक्शन कराता हूँ हॉट वाटर से, तो भाई जब मैं FeCl3 का रिएक्शन करवाऊंगा वाटर के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो FeOH होल थ्राइस। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट तो मुझे मिलने वाला है और बाकी HCl बनेगा। ठीक है, तो उसका मुझे अभी नहीं देखना, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा FeOH होल थ्राइस का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेरे पास, ठीक है ना, जब भी आपके पास हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड होते हैं। कैसे होते हैं मेरे पास, जो भी आपके हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। बट उससे पहले मुझे ये ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर और इस कंपाउंड के अंदर क्या कॉमन है, Fe ही कॉमन है, तो ये Fe को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेगा। FeOH होल थ्राइस जो है ये क्या करेगा, क्योंकि और कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है नहीं यहाँ पर, आपके पास FeCl3 है और इन दोनों के अंदर Fe ही कॉमन है। Fe को जब अट्रैक्ट करे तो Fe+3 Fe+3 इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, Fe+3 इस तरह से, तो ये कैसा बन जाएगा, मेरे पास एक पॉजिटिव कॉलॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, ये पॉजिटिव कॉलॉइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ मैं NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तब क्या होगा, तो अगर आप FeCl3 का रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ, तो NaOH तो मेरा बेस है तो जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस 3NaCl, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास बना है FeOH होल थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए मैं इसको ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्योंकि मेरा NaOH कैसा है, क्योंकि जो मेरे पास NaOH है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, NaOH का मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपनी सरफेस पे NaOH से आने वाले OH आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि मुझे पता है FeOH होल थ्राइस कैसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कॉलॉइड की तरह काम करेगा, तो नेगेटिव वालों को अपनी सरफेस पे कर लेगा एब्जॉर्ब। तो इस केस में ये किस तरह काम कर रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार हो सकता है आपको देख के ना पता चले, आपको रिएक्शन लिख के पता चले, बट ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाले हो कि अगर आपने हॉट वाटर के साथ करा दिया तो अब वाटर और इसके अंदर कोई कॉमन आयन नहीं है, Fe ही है यहाँ पे, तो अपने पास क्या करेगा, सरफेस पे Fe+3 को एब्जॉर्ब कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कॉलॉइड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को सरफेस को एब्जॉर्ब करके तो इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है मेरे पास। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस है। अब जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक अपने पास वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है अपने पास, आप हेडिंग डालिए कोगुलेशन कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो अपने पास कोगुलेशन क्या होता है और मेरे पास क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं
कि भाई मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक बीकर लिया। पहली बात, कोगुलेशन होता क्या है? कोगुलेशन होता है जब भी आपके पास कोई भी कोलॉइड हो, कोलोइडल सॉल्यूशन हो। कोलोइडल सॉल्यूशन को आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? प्रेसिपिटेट के अंदर। आप चाहते हो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या बन जाए? प्रेसिपिटेट बन जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में देखा होगा, आपके पास ये बीकर है, इसके अंदर दूध प्रेजेंट है, ठीक है ना? आपने इसके अंदर क्या डाल रखा है? दूध डाल रखा है, मिल्क प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसके अंदर अगर लेमन डाल देते हैं, ठीक है ना, आपने अगर इसके अंदर लेमन डाल दिया दूध के अंदर, आप देखना दूध फट जाता है जैसे हम कहते हैं, ठीक है ना? और होता क्या है, कभी आपने फटा हुआ दूध देखा हो तो होता क्या है, नहीं देखा है तो करके देख लेना, घर पे थोड़ा सा दूध लेना, ठीक है, और उसमें हल्का सा लेमन डाल देना। पनीर बनाने के काम, पनीर भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो जब आपका ये दूध फट जाएगा, थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि मेरे पास जो दूध का एक हैवी पार्ट नीचे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट की तरह नीचे आपको दिखाई देगा, और ऊपर वाटर जैसा हल्का सा पानी जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाली सरफेस मेरी कैसी होगी? लाइट होगी, और नीचे जो होगा वहां पर क्या होगा? मेरे पास एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब पहले तो मिल्क क्या था? मेरा कोलॉइड था, उसके अंदर वाटर भी था, मिल्क पार्टिकल्स थे, प्रोटीन था, जो कुछ वाटर में मिल्क में प्रेजेंट होता है वो सब अच्छे से मिले हुए थे। बट अब क्या हो गया? वो एक कोलॉइड से किस में कन्वर्ट हो चुका है? एक प्रेसिपिटेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पहली चीज। तो यहाँ पर कोगुलेशन में तो क्या होता है कि ये जो भी आपके पास प्रेसिपिटेट बनता है, ये कहाँ जाता है? नीचे सेटल हो जाता है। फ्लोकुलेशन में क्या होता है? इसके अंदर भी प्रेसिपिटेट ही बनता है, बट इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल नहीं होता, वो ऊपर होता है। अब आपने ऐसा कब देखा है? आपने जब भी लस्सी ली है, मैं आपको एक बीकर लेता हूँ, आपने उसमें लस्सी ली, ठीक है ना, और फिर आप उस लस्सी को अगर रोटेट करते हो, छाछ को ना, अगर आपके पास लस्सी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, आप इसे रोटेट करोगे, कैसे करोगे? तो ऊपर वाली जो लेयर है जहाँ पर घी आ जाता है, ठीक है, या क्रीम आ जाता है, या बटर आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जो आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और जो चीज बन रही है वो कहाँ बनती है? ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस बनती है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो ऊपर आ जाता है वो मेरे पास क्या होता है? फ्लोकुलेशन होता है। तो अब हम दोनों के बारे में लिखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। लिखो आप कोगुलेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ colloid into a precipitation is called coagulation, ठीक है, इज कॉल्ड कोगुलेशन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मिल्क प्लस लेमन, फिर है फ्लोकुलेशन। If dispersed phase floats over the surface after PPT, the process is called flocculation, ठीक है। प्रेसिपिटेट होने के बाद जो डिस्पर्स फेज है वो ऊपर वाली सरफेस पे घूम रहे थे, जैसे अभी मैंने आपको लस्सी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये होता क्यों है ऐसा? मुझे पता है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो अगर ये मेरे पास बीकर है और इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है, और ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है? डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है पूरा,
और इसमें कहीं कहीं पे मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट है, जो मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे पता है ये कैसे होंगे, सेम चार्ज होंगे, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड रहेंगे। अगर मैं ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूं, तब ये नीचे आके सेटल हो जाएंगे और उनका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपसे कोई भी पूछे कि भाई कोगुलेशन क्यों होगा, तो आप बोलोगे भाई जो इनके ऊपर चार्ज था, या तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो, दोनों रिपेल करते रहेंगे तो पूरे मीडियम के अंदर ये घूमते रहेंगे। बट अगर ये चार्ज इन पे से खत्म हो जाए तो ये सब नीचे आके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो कॉज ऑफ कोगुलेशन है वो लिखिए, कॉज ऑफ कोगुलेशन मेरे पास क्या होता है, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज present on colloidal particle। ठीक है, उनके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसका क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो नीचे आके एक प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन था, या फिर मैं कहता हूँ एक नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड था मेरे पास, AgI था, और इसकी सरफेस पर मेरे पास I माइनस एडजॉर्ब था। मुझे पता है ये मेरा नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं MgCl2 डाल दूं, तो क्या होगा, Mg के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये Mg आके इसको क्या करने लग जाएगा, न्यूट्रल करने लग जाएगा। तो जो पहले कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड था, ये न्यूट्रल हो जाएगा और नीचे प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो जाएगा, फिर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो जो ये मेरा MgCl2 मैंने इसके अंदर मिलाया है, जिसकी वजह से ये एक कोलॉइड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, प्रेसिपिटेट के अंदर। इस MgCl2 को, इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, आपका कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। कोगुलेशन क्या होता है, कोलॉइड से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना। तो आप ऊपर लिखिए, कोगुलेटिंग एजेंट द electrolyte added to carry out coagulation is called coagulation agent। कोगुलेटिंग एजेंट, जो कि मुझे ये वो कोगुलेटिंग एजेंट क्या है, जिसको मैं कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड करूंगा, और ऐड करते हुए किसका काम करेगा, प्रेसिपिटेट के अंदर फॉर्म कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो आप पॉजिटिव आयन डालोगे। पॉजिटिव आयन क्या होता है, कैटायन होता है। अगर ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होता, तो मैं नेगेटिव चार्ज डाल रहा होता, एनायंस, उससे क्या होता है, कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, नेगेटिवली चार्ज्ड colloids require cation for coagulation। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होगा कोलॉइड, तो आपको क्या चाहिए होगा, कैटायन चाहिए होगा, ताकि ये नेगेटिवली है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों मेरे पास किसका करेंगे, कोगुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज
पॉजिटिवली चार्ज्ड colloid requires anion for coagulation और कोगुलेशन। ठीक है, अब आपको एनाइन की रिक्वायरमेंट होगी नेगेटिव चार्ज के फॉर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोगुलेटिंग पावर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखो सीधी सी बात है, ये एंजाइम मैकेनिज्म में मैंने आपको बोला था वहां से पूछ लेते हैं, या फिर यहाँ से तो सीधा पूछ लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक जैसा क्वेश्चन लगता है कि इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन है, बट इनऑर्गेनिक का नहीं होता, वो सरफेस केमिस्ट्री का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोगुलेटिंग पावर, ठीक है ना, ये मेरे पास दिया था हार्डी सिल्जूल रूल ने, हार्डी सिल्जूल रूल भी कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरी जो भी कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर मतलब कोगुलेशन को फॉर्म करने की टेंडेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की होगी। ये बात मुझे पता भी है। देखो अगर मैं यहाँ पर HCl लेता तो H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, एक H प्लस एक I माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाता। Mg2 प्लस लिया था तो एक Mg क्या करेगा, दो I को लेके जाएगा अपने साथ। अगर मैं यहाँ पर AlCl3 ले लेता तो Al पे तो +3 चार्ज है, तो एक एल्यूमिनियम मेरे 3 आयोडाइड आयन को अपने पास लेके जाता। तो इसका क्या फायदा होता, अगर ये मोलिक्यूल होता तो एक, तीन को तो एक एल्यूमिनियम ले जाता, तीन को एक और एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम में मेरा पूरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता। मैग्नीशियम की बात करता तो दो चार छह, तीन मोलिक्यूल मेरे को लेने पड़ते मैग्नीशियम के। HCl के इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, छह लेने पड़ते, तो इसके छह मोलिक्यूल बराबर हैं इसके तीन मोलिक्यूल्स के बराबर और इसके दो मोलिक्यूल्स के बराबर, मतलब एल्यूमिनियम में कम लूंगा तो भी काम फटाफट इनसे जल्दी हो जाएगा और इनके बराबर की ही टेंडेंसी रहेगी। तो मतलब जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। हम लिख सकते हैं कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो हमें देखना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है उसकी कोगुलेशन पावर या कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बोलूं आपको फॉर अ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, एक कोलॉइड आपके पास वो नेगेटिवली चार्ज है और आपने कुछ एलिमेंट्स ले लिए Na+, Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+। मुझे पता है भाई नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो जिसके ऊपर ज्यादा पावर होगी वो उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम 3+ की ज्यादा है मैग्नीशियम 2+ से, और इसकी ज्यादा होगी सोडियम 2+ से। कब, जब वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड था। और फिर या फिर मैं लिखूं फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, अगर आपका कोलॉइड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो और कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो। तो वो PO4 3- मैंने आपको दिया, एक मैंने SO4 2- दिया आपको, और एक मैंने मान लो आपको क्लोराइड आयन दे दिया। तो मुझे पता है भैया 3- वाला है, ये मेरे तीन तीन कैटायन को एक साथ, तीन तीन पॉजिटिव चार्ज को एक साथ कोगुलेट करेगा, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इससे और इसकी टेंडेंसी होगी इससे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के तो नेगेटिव चार्ज देखेंगे, जिसकी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड की हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा वैल्यू किसकी ज्यादा है, वो यहाँ पर क्या होगा आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कोगुलेशन पावर है तो एक टर्म और आता है कोगुलेशन वैल्यू, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप समझना कोगुलेशन वैल्यू है क्या। हेडिंग डालो आप, कोगुलेशन वैल्यू
इसको मैं CV से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोगुलेशन पावर को CP से भी रिप्रेजेंट, CP, ठीक है। अब देखो कोगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है, अगर इसका मतलब समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्ट डेफिनेशन याद करोगे तो कभी नहीं होगी। वो कहता है आपके पास एक कोलॉइड बीकर है जिसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। इसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल्ड है। क्या फील्ड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी है, डिस्पर्स्ड मीडियम भी, सारी चीजें। और इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर। मैंने 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, कोगुलेटिंग एजेंट डाल रहा हूँ। कोगुलेटिंग एजेंट कौन सा, ये इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा कोलॉइड से प्रेसिपिटेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया कोगुलेटिंग एजेंट। जैसे डालूंगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर मैं टाइम नोट करूंगा, 2 आवर्स में, 2 घंटों में कितना प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, या मैंने कितना अमाउंट ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट के मिली मोल्स को ऐड किया, ठीक है ना। मैंने 2 घंटे के टाइम के अंदर कितने मिली मोल्स ऐड किए कोगुलेटिंग एजेंट के अंदर, वो वैल्यू होती है इसकी कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैंने 2 कोगुलेटिंग एजेंट डाले थे, एक तो था ए और दूसरा था बी। 2 घंटे के अंदर इसको पूरा प्रेसिपिटेट करने के लिए मेरे को ए के तो 5 मिली मोल्स काम आए और बी के कितने आए, 7 मिली मोल्स काम आते हैं, ठीक है। ए के तो 5 मिली मोल में काम चल गया और बी के क्या हो गया, 7 मिली मोल्स में काम चल गया। तो मुझे यहाँ से पता चल गया भाई कि जो ए की टेंडेंसी है, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके कम में ही, कम के अंदर मेरा पूरा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखना इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज इन इन मिलीमोल्स in 1 liter of colloid to cause its coagulation in 2 hours। 2 घंटे में इसका कोगुलेशन हो जाए 1 लीटर कोलोइडल के लिए, तो मुझे कितना कोगुलेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। देखो जिसका अमाउंट कम डाला है ना, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, ये ए ज्यादा अच्छा होगा बी से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू से। अगर ये वैल्यू जो बड़ी है, देखो 7 वाले की वैल्यू ज्यादा है, मतलब मेरे को ज्यादा बी मिलाना पड़ेगा। मैं ज्यादा क्यों मिलाऊं जब मेरे कम से काम चल रहा है। तो जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कोगुलेटिंग पावर जो होती है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोगुलेटिंग एजेंट वैल्यू के, कोगुलेटिंग वैल्यू के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, उसी एग्जांपल की बात करता हूँ, ये वाला एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसी की एग्जाम बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ भाई नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो उसके उसके पास आपके पास 3 एलिमेंट्स है, Al+, Mg2+ और Al+3। तो जो कोगुलेटिंग पावर की होती है, वो वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, जितना चार्ज ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर आपसे कोगुलेटिंग वैल्यू पूछ ले, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, पावर पूछी गई है या वैल्यू पूछी गई है, अगर वैल्यू पूछी गई है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, Al3+, फिर Mg2+, और ये मेरा गया Na+, क्योंकि मुझे Na+ का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलाना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दी थी कि भाई H के ऊपर तो प्लस चार्ज है, तो मेरे को 6 मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, इसके इसके 3 डालने पड़ेंगे और इसके 2 से ही काम चल जाएगा।
तो ये 6 3 से बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से। तो जब आप कोगुलेटिंग वैल्यू की बात करोगे तो H प्लस की ज्यादा है, फिर मेरी Mg 2 प्लस की है, और लास्ट में किसकी Al 3 प्लस की है। बट वही हम पावर की बात करें तो ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कोगुलेटिंग पावर और वैल्यू के अंदर आपको ये डिफरेंस को ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कोगुलेशन, हम लोग कोगुलेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो भी हमको पढ़ना है। कि अगर मेरे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और मैं चाहता हूं कि भाई मैं उस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमने यहीं पे अभी पढ़ लिया, कौन सा वाला, कि आप लोग क्या कर दो, उसके अंदर कोगुलेटिंग एजेंट या कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, तो अगर ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से और प्रक्रिया भी है अपने पास, कि हेडिंग डालना आप, मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ठीक, कोगुलेशन के फर्स्ट अपने पास मेथड है बाय एडिंग, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड कर दो, अगर आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो पॉजिटिव चार्ज डाल दो उसमें, और अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो नेगेटिव चार्ज डाल दो। उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन के अंदर क्या है, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब दो सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, और मैंने क्या, ये वाला नेगेटिवली चार्ज है और ये वाला कैसा है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड सॉल्यूशन। आप इन दोनों में एक दूसरे को मिला दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को, तो दोनों का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखो, व्हेन टू अपोजिट चार्ज कोलॉइड आर mixed, they neutralize the charge of each other, causing coagulation, causing coagulation। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे पास कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, दूसरा आप क्या कर दो, उनका म्यूचुअल कोगुलेशन कर दो, कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से मिला दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से मिला दो। थर्ड मेरे पास तरीका होता है एक्सिस पुलिंग। थर्ड तरीका होता है आपके पास एक्सिस पुलिंग। आपने आप ये देखना कि आपके पास कभी भी आपने दूध को अगर फ्रीजर में रखा हो तो आप उसको निकाल के देखना, आपको अलग से दिखाई देगा कि भाई मेरे पास है ना, जो वाटर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, दूध थोड़ा नीचे मेरे पास ठंडा हो चुका होता है। ठीक है ना, एक लेयर फॉर्म हुई आपको दिखाई देगी हल्की सी। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, आप उसको एकदम और बहुत ज्यादा कूल कर दोगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ठीक है, ये है फोर्थ जो मेथड आपके पास। ये मेथड के बस आपको नाम ही याद रखने और आपको पता होना चाहिए, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। फिर आपके पास फोर्थ होता है कॉन्फ्रिग्यूशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जो हम लोगों ने अभी क्या किया था, अपने पास लस्सी थी, अगर आपके पास लस्सी है तो आप क्या करो, उसको जैसे घुमाओगे, रोटेट करोगे उसके अंदर ग्राइंडर डाल के, तो ऊपर आके मेरे पास क्या हो जाता है, बटर आ जाता है। ठीक है, घी आ जाएगा, बटर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर एक रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड की है। उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज है वो सारे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आके आपके पास एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे पास मक्खन की तरह हमको मिलता है। ठीक है, जैसे हम मक्खन, घी, बटर कुछ भी कह सकते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फोर्थ तरीका ये है। फिफ्थ तरीका जो होता है वो होता है परसिस्टेंट डायलिसिस। इसके बाद अभी हम करेंगे डायलिसिस के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। परसिस्ट डायलिसिस आपको वैसे तो पता ही है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डायलिसिस में क्या होता है, आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे होते हो, क्योंकि ब्लड भी मेरे पास क्या है, एक कोलॉइड सॉल्यूशन ही है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ये सब पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। तो उसकी भी डायलिसिस होती है। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, किडनी के लिए डायलिसिस, ब्लड डायलिसिस यूज करते हैं। फिर मेरे पास जो सिक्स्थ मेथड है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोड्स लगा रहे थे। ठीक है, मैं क्या करता था, लिया मैंने सॉल्यूशन, मैंने इलेक्ट्रोड लगा दी, नीचे मेरे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोड मेरी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो जो मेरे अगर पॉजिटिव कोलोइड्स होंगे वो तो मेरे नेगेटिव रोड पे चले जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपोजिटिवली चार्ज कोलोइड्स होते हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और अपने चार्ज लूज करने के बाद वहां पर वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास कोगुलेशन का एक मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लायोफिलिक के लिए, लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए। तो मैं इसके लिखता हूँ कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है ना, ये मेनली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इसका। ये मुझे पता है लाइफ लीक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। दो फैक्टर जो इसमें काम आते हैं, पहला होता है मेरे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी हमने देखा, अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो आप उसमें नेगेटिवली चार्ज डाल दो, या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कर सकते हो। दूसरा जो होगा वो बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, ताकि सॉल्वेंट एब्जॉर्ब डीएम dispersed medium and then coagulation occurs। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको कि जब भी आपके पास लायोफिलिक सॉल्यूशन होगा तो ये प्रोसेस पहले होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये दोनों की जरूरत पड़ती है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपने डिस्पर्स्ड फेज था कोई, जो मैंने वाटर के अंदर मिला रखा है। ठीक है ना, वाटर के अंदर ही अच्छे से मिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन था। मैं चाहता हूँ इसको कोगुलेट करना, मतलब प्रेसिपिटेट बनाना, तो मैं क्या करूंगा, अल्कोहल मिला दूंगा। अल्कोहल मिलाने से क्या होगा, अल्कोहल मेरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मेरा अल्कोहल, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो सिर्फ क्या पर प्रेजेंट होगा मेरे पास, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो आपको कोलाइड कोलोइड पार्टिकल से सिर्फ वही डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होगा। तो आप क्या करोगे, जब ये अकेला प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर मैं क्या मिला दूंगा, इलेक्ट्रोलाइट मिला दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट मिला दूंगा ताकि अगर ये मेरा डिस्पर्स फेज नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट मिला दूंगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो मैं नेगेटिव
इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूंगा ताकि ये दोनों एक दूसरे से क्या करें, अट्रैक्शन फोर्स हो। अट्रैक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना, अगर वो आपसे पूछता है कि भाई क्या अगर मैं लायोफिलिक सॉल्यूशन में डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट मिला दूंगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा ताकि वो डिस्पर्जन मीडियम जो है उसको क्या करे, पहले एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जैसे वाटर को अल्कोहल ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आपका डिस्पर्ज फेज प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रोलाइट आके उस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लायोफिलिक कॉलॉइड्स के अंदर मेरे पास इस चीज का मैं खास तरीके से ध्यान रखूं। ठीक है, अब मेरे पास बात आती है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स की, कि मैं प्यूरिफाई कैसे करूंगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखो, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, मेरे पास जो, पहले तो मतलब हम प्योरिफिकेशन का मतलब ही समझे कि भाई मेरे पास जो कोलॉइड्स है उसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होंगे। कोलॉइड मतलब जो मेरे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। एक तो कोलॉइडल पार्टिकल, मुझे पता है कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज क्या होता है, मेरे पास 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होंगे। ठीक है ना, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। और क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इनसे भी छोटे होंगे जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स, जो जिनका साइज क्या होगा 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, वो भी प्रेजेंट होते हैं कॉलॉइड्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग प्रोसीजर यूज करूंगा ताकि मैं क्रिस्टलॉइड्स को कोलोइडल पार्टिकल से अलग कर सकूं। पहला तरीका होता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं, आपके पास ये समझो बीकर है, आपने एक पोटली ली, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन की, और वो इसमें टांग दी। ये मेरे पास बाहर वाटर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या है, मेरे पास कोलोइडल पार्टिकल भी प्रेजेंट है प्लस क्रिस्टलॉइड्स भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये मेरे पास जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, एनिमल मेम्ब्रेन है। अब मुझे पता है एनिमल मेम्ब्रेन जो है वो मेरे पास सिर्फ इसको प्योरीफाई कर सकती है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, मेरे पास ये जो मैंने एनिमल मेम्ब्रेन लगाई है, तो यहाँ से क्या होगा, क्रिस्टलॉइड्स जो है वो पार हो पाएंगे। ठीक है, बट जो मेरे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो नहीं हो सकते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिल्टर पेपर होता है वो सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स को करता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस के लिए होता है। और जो मेरे पास, अगर मैं एनिमल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लगाता हूँ तो उससे मैं फिल्टर कर सकता हूँ किसको, कोलोइडल पार्टिकल्स को। तो एनिमल मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, जो मेरे पास इसके अंदर ये क्रिस्टलॉइड प्रेजेंट थे ये तो बाहर आ जाएंगे, बट जो मेरे पास कोलोइडल पार्टिकल्स है वो इस थैली के अंदर ही रहेंगे। तो क्या हो गया, ये दोनों चीजें सेपरेट हो गई। ये मेरी डायलिसिस है। दूसरी बात आती है, मेरे पास जो दूसरा मेथड है वो होता है मेरे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेम प्रोसीजर, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भाई देखो ये प्रोसीजर तो अपने आप हो रहा होगा तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्योंकि भाई पानी है, वाटर, तो धीरे धीरे क्रिस्टलॉइड्स बाहर आएंगे, ये मेरे पास अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्या, कोलोइडल पार्टिकल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ जानबूझ के। इलेक्ट्रोड्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, और जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा वो यहाँ आएगा। तो जल्दी जल्दी मूवमेंट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ। ठीक है, बस ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये अपना चैप्टर समाप्त होता है ना। आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है सारी चीजें, और चीजें याद करके रखनी है। ठीक है, डायलिसिस में सिर्फ आप एनिमल मेम्ब्रेन यूज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो, वहां पर दोनों इलेक्ट्रोड्स को वहां इंसर्ट कर देते हो, और फिर उसके बाद आप प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग मेटलर्जी शुरू करेंगे और शाम को आपकी क्लास होगी पी ब्लॉक की। ठीक है।